दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक माइंड ब्लोइंग मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ जिसको डायरेक्ट किया है राहुल सदाशिवन ने। वही जिन्होंने भूताकालम और ब्रह्मयुगम जैसी मास्टरपीस मूवी से मलयालम सिनेमा का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। तो ऐसी ही एक और मूवी को लेकर वो 2025 में फिर से आ चुके हैं। और भाई क्या मूवी है, जहां भूताकालम में हॉरर और ब्रह्मयुगम में साइकोलॉजिकल सस्पेंस था, वहीं इस मूवी में डायरेक्टर ने दोनों चीजों को अच्छे से ब्लेंड किया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने उन दोनों मूवीज का रेफरेंस भी इस मूवी में दिया है, जिसको हम आगे देखेंगे। खैर, मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा और इसकी फिलहाल की IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 7.4 है, जो आई एम श्योर कि वो आपको लगातार बढ़ते हुए ही दिखेगी। तो आज की इस एक्सप्लेनेशन में मैं इस मूवी की स्टोरी को कवर करते हुए इससे जुड़ी सभी थ्योरीज के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे हाइप करना मत भूलना। और हाँ, बेटर और शानदार एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और वीडियो की स्पीड 2.5x पर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहां लंच शुरू होने की वजह से सारे मजदूर अपने अपने काम को रोककर खाने के लिए जा रहे होते हैं। अब इसी बीच हमें उस साइट के सुपरवाइजर मधुसूदन पोट्टी को दिखाया जाता है, जो एक इंजीनियर से वहां की रिपोर्ट पर डिस्कस कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक वहां रखे चाय के ग्लास में से एक ग्लास नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज से मधुसूदन का फोकस एकदम से इंजीनियर से हटकर उस ग्लास की तरफ चला जाता है, जैसे उसे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा हो। और उसका ये एहसास सही साबित भी होता है, क्योंकि सेम टाइम पर उसे एक कॉल आता है, जिसके बाद वो उस साइट से फौरन निकलकर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसके मोहल्ले में लोगों की भीड़ लगी हुई है, जिसके बाद वो भी उस भीड़ में शामिल होकर सामने का नजारा देखने लगता है। असल में फोन पर उसे पता चला था कि उसके पड़ोस में रहने वाली कनी नाम की एक लड़की ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। फिर आखिर में कनी की लाश निकाली जाती है, जिसके बाद एक पुलिस वाला उस लाश को थोड़ा सीधा करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर तक पानी में होने की वजह से बॉडी रिगोर मोर्टिस कंडीशन में पहुंच चुकी थी, जिस वजह से उसके हाथ पैर सीधे नहीं होते। जिसके बाद सीन रोहन नाम के लड़के पर शिफ्ट होता है, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट था और फिलहाल अपने एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में इंडिया आया हुआ था, जबकि वो पिछले कुछ वक्त से US में रह रहा था। अब रोहन की बात करें तो उसका डेली रूटीन कुछ ऐसा था: काम, उसके बाद शाम, शाम के बाद जाम और जाम के बाद आराम। यानी रोज वो काम पर जाता, फिर वापस आकर शाम को अपने कलीग्स और दोस्तों के साथ पार्टी करता, और अगर कोई लड़की मिल गई तो उसके साथ वक्त बिताता और फिर सो जाता। मतलब वो एक प्लेबॉय किस्म का लड़का था, जो मौका मिलने पर किसी भी रैंडम लड़की के साथ अपना बेडरूम शेयर कर लेता था, और ऐसा ही कुछ वो आज भी करता है। खैर, इसके बाद जब रोहन पार्टी में शामिल होता है तो उसका क्लासमेट रह चुका एक दोस्त उसे कनी के बारे में बताता है कि हमारे साथ जो लड़की पढ़ती थी उसने आज खुद की जान ले ली है, और वो भी कुएं में कूदकर। ये सुनकर रोहन एकदम से शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें किसने बताया। तो वो दोस्त उसे उनके एक दूसरे दोस्त के बारे में बताता है, जिसने उसे ये बात मैसेज करके बताई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रोहन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और आखिर में ड्रिंक करके रूम में सोने चला जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह जब रोहन उठता है तो हम उसे थोड़ा सा बेचैन पाते हैं। इसके बाद वो बालकनी में जाकर फोन की गैलरी को चेक करने लगता है, जहां हम उसके मोबाइल में उसके और कनी के प्राइवेट मूवमेंट्स की फोटोज देख पाते हैं। यानी इससे साफ हो गया था कि कुछ वक्त पहले रोहन का कनी के साथ अफेयर रहा था, और शायद यही बात थी कि रोहन को उसकी मौत का शौक लगा था और वो बेचैन था। इसलिए वो फौरन तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ कनी के घर के लिए निकल पड़ता है। अब कनी के घर के बाहर इन्हें वही पड़ोसी मधुसूदन पोट्टी मिलता है। असल में फिलहाल कनी के घर पर उसकी शोक सभा चल रही थी, इसलिए पड़ोसी होने के नाते मधुसूदन सभी आने जाने वाले लोगों को देखने में लगा था। खैर, अब ये दोनों दोस्त उसे अपने बारे में बताते हैं कि हम एक वक्त पर कनी के कॉलेज फ्रेंड्स रहे हैं, और हाल ही में हमें पता चला तो कंडोलेंस देने के लिए कनी के घर आए हैं। अब मधुसूदन उन्हें बताता है कि वो कनी का पड़ोसी है, और इसके बाद वो उन दोनों को घर के अंदर ले जाता है और कनी के पिता से उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ हमें कनी की फैमिली के बारे में पता चलता है, जिसमें उसके माता पिता, दादी और छोटा भाई बंटी शामिल थे। फिर मधुसूदन उन दोनों को अंदर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। साथ ही फोन आने पर रोहन का दोस्त भी थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। अब इससे पहले आज तक रोहन किसी की शोक सभा में नहीं गया था, इसलिए उसे यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा था कि क्या बात की जाए। तभी वो कनी के पिता से पूछता है कि अंकल, बंटी कहाँ है। तो कनी का पिता उससे कहता है कि वो छत पर होगा,
अब इतने में वो आगे बढ़ता है तो घर की मेड उसके लिए चाय लेकर आ जाती है, जिसे लेकर वो ऊपर टेरेस पर जाने लगता है। यहाँ कनी का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर पड़ता था, तो रोहन थोड़ी देर के लिए उस रूम में रुक जाता है। इसके बाद वो टेरेस पर जाता है तो देखता है कि बंटी छत पर बॉल से खेल रहा है। अब उसके लिए ये अजीब था, क्योंकि एक भाई जिसकी बहन हाल ही में गुजरी हो, वो आखिर इतना चिल कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी रोहन उसे सिंपैथी देता है और कनी की मौत पर गम जताता है। इस बीच बंटी उससे एक सिगरेट मांगता है, तो वो दोनों साथ में सिगरेट पीने लगते हैं। फिर बातों ही बातों में रोहन उससे पूछता है कि आखिर कनी ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या उसकी किसी से कोई बात हुई थी, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था। तो बंटी थोड़ा हिचकिचाकर कहता है कि मेरी उनसे कोई बात नहीं होती थी, इसलिए अगर कोई वजह होगी भी तो मुझे नहीं पता। और इस तरह से वो इस बात से किनारा कर लेता है, जिसके बाद रोहन वहां से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि रोहन शाम को वापस घर आता है और रोज का रूटीन दोहराते हुए सोने से पहले शॉवर के लिए चला जाता है। फिर वापस आने पर वो देखता है कि वो गलती से आज कनी के रूम से उसकी हेयर पिन ले आया था, जिसे उसने अनइंटेंशनली उठाया था और वापस उसकी जगह पर रखने के बजाय उसे अपनी पॉकेट में रख लिया था। तो अब वो उस हेयर पिन को अपनी ड्रॉर में रखकर सोने के लिए चला जाता है, जिसके बाद सीन आधी रात में शिफ्ट होता है। रोहन इस वक्त अच्छे से नींद में था कि तभी अचानक हमें उसके बालकनी वाले गेट के खुलने की आवाज आती है। ये आवाज रोहन को भी पल भर के लिए उसकी नींद से जगा देती है, जिसके बाद वो उठकर बालकनी के गेट को देखता है और उसे वापस से बंद कर देता है। लेकिन उसके ऐसा करते ही अचानक रूम का मेन गेट अपने आप ओपन हो जाता है, जिससे रोहन अब थोड़ा सा डरने लगता है और सीढ़ियों तक जाकर देखता है जहाँ कोई नहीं होता। अब उसे लगता है कि बाहर तेज हवा है, इसलिए जब मैंने बालकनी बंद की होगी तो एयर प्रेशर की वजह से रूम का गेट ओपन हो गया होगा, यानी मुझे बेवजह भ्रम हो रहा है। इस तरह अब वो बिना ज्यादा सोचे सीधे सोने चला जाता है। फिर अगले दिन हम मधुसूदन को देखते हैं, जो अपने बरामदे की साफ सफाई करने में लगा हुआ था। उसके घर को देखकर लग रहा था कि वो एक पूजा करने वाला आध्यात्मिक आदमी है, जिसे भगवान पर बहुत ही भरोसा है। साथ ही उसके घर में एक सफेद पालतू बिल्ली थी, जैसा कि अक्सर साउथ इंडियन लोग अपने घरों में उन्नति और खुशहाली के लिए रखते हैं। उसके परिवार में उसकी माँ है और हम देखते हैं कि दोनों को एक दूसरे की बहुत ही फिक्र होती है। उधर कनी के पिता देखते हैं कि बंटी डिनर के वक्त भी मोबाइल में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहते और अपनी बीवी के रूम में आ जाते हैं, क्योंकि कनी की माँ के जाने के बाद उनका हाल बहुत ही बुरा हो गया था। इसके बाद सीन रोहन पर शिफ्ट होता है, जो शाम को फुटबॉल खेलने जाता है और रोज की तरह शॉवर के बाद अपने रूम में आकर सो जाता है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अचानक कोई इनविजिबल स्पिरिट उसके बालों पर हाथ फेरने लगती है, जिससे उसकी नींद एकदम से खुल जाती है। और ये सब इतना रियल था कि वो एकदम से बहुत ही डर जाता है और फौरन खड़ा हो जाता है। और तभी उसकी नजर बेड के दूसरे कोने पर पड़ती है, जहाँ कोई इनविजिबल शक्ति बैठी हुई थी, क्योंकि उस गद्दे की वो जगह चिपकी हुई थी। और इतने में वो कुछ समझ पाता कि तभी उसे किसी के चलने की आवाज आती है। असल में जो भी एंटिटी चल रही थी, ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर में घुंघरू बंधे हों। अब वो आवाज उसके और करीब आने लगती है, जिससे रोहन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फौरन अपने रूम से निकलकर बाहर भागता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। फिर उसे कुछ चीज के ठक ठक करने की आवाज आती है, और जब वो उसको सुनने के लिए दरवाजे पर कान लगाता है तो ये आवाज असल में उसी हेयर पिन की थी, जिसे वो गलती से अपने साथ ले आया था। और अंदर से कोई उस हेयर पिन से डेस्क के ऊपर नॉक कर रहा था। ये सुनकर अब उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, बल्कि अंदर जाना तो दूर, वो उस रात सोता तक नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में बार बार यही सवाल गूंज रहे थे कि क्या वो नशे में है या ये सब सच में हो रहा है। अब सुबह हो जाती है, वॉचमैन आ जाता है और उसकी मेड भी आ जाती है। तो ये देखकर रोहन के अंदर अपने कमरे में जाने की हिम्मत भी आ जाती है। फिर कमरे में जाने पर वो देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए एक पल के लिए वो यही सोचता है कि रात को जो हुआ वो उसका भ्रम होगा, या फिर वो सब ज्यादा नशे की वजह से हुआ होगा। इस तरह अब वो अपने काम पर चला जाता है और शाम को अपनी फुटबॉल के लिए भी जाता है। लेकिन खुद को समझाने के बाद भी वो अब तक उस वाकये को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। खैर, अब रात को वापस वो अपने घर में होता है, जहाँ वो आज नशा ना करके आइसक्रीम खाने लगता है। आइसक्रीम खाते ही वो उसका ढक्कन लगाकर चम्मच को धोने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में अचानक उस आइसक्रीम का ढक्कन अपने आप खुलकर दूर चला जाता है, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती ओपन किया हो। ये देखकर रोहन को समझने में देर नहीं लगती कि वो रोज वाला चक्र फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी वो उस ढक्कन को उठाने जाता है और इसी बीच उसे किसी के अपने पास होने का एहसास होता है, जैसे कि कोई उसे बार बार छू रहा हो।
फिर अचानक उस इनविजिबल फोर्स के धक्के से वो पीछे गिर जाता है और वो फोर्स उसके कॉलर को पकड़कर उसे घसीटते हुए हॉल में ले जाती है। यहाँ वो स्पिरिट उसे गले से दबाने लगती है जैसे वो उसकी जान लेना चाहती हो। साथ ही वो उसके लेफ्ट हैंड पर काटती है और फिर उसे दूर खंबे की तरफ फेंक देती है। अब सिर खंबे पर लगने से रोहन को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो सीढ़ियों से ऊपर रूम में जाने की कोशिश करता है, पर वो स्पिरिट उसके पैर को पकड़कर वापस उसे नीचे खींच लेती है, जिसके बाद रोहन डर और चोट से बेहोश हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें कनी की लाश दिखाई देती है जो पानी में तैर रही थी और इतने में अचानक रोहन अपनी बेहोशी से जाग जाता है और अपने सामने अपनी मेड और वॉचमैन को पाता है। यानी कनी की लाश का विजन असल में उसका ही सपना था। फिर मेड उसे बताती है कि जब वो सुबह आई तो वो जमीन पर बेहोश पड़ा था, जिसके बाद उसने वॉचमैन को बुलाया और रोहन को सोफे पर लेटाया और फिर दोनों मिलकर उसे होश में लाने लगे। अब रोहन उन दोनों को अपना अपना काम करने को कहता है कि तभी उसके पिता उसे यूएस से कॉल करके उसका हालचाल पूछते हैं, पर रोहन उससे कहता है कि वो ठीक है और काम खत्म होते ही वो जल्द लौट आएगा। इसके बाद रोहन सीधा बाथरूम में जाता है और कनी के साथ वाली वीडियोस को देखते देखते बड़बड़ाने लगता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए कनी, क्यों परेशान कर रही हो मुझे। तभी वीडियो में वो नोटिस करता है कि कनी को उसके बाल सहलाना काफी पसंद था, इसलिए अब वो रेजर उठाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे बाल पसंद है ना, तो मैं भी देखता हूँ कि आज के बाद तुम उन पर हाथ कैसे रखोगी। और ऐसा कहकर वो अपने बालों को एकदम महीन ट्रिम कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने हाथ पर बैंडेज बांधकर सीधा मधुसूदन से मिलने जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि कनी और मैं कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को जानते थे और 6 से 7 महीने पहले कॉलेज रीयूनियन के टाइम पर मैं इंडिया वापस आकर सभी फ्रेंड्स से मिला भी था, तो उसी दौरान मेरी मुलाकात कनी से भी हुई थी, जिसके बाद हम दोनों उस रात काफी क्लोज हो गए। और सच कहूँ तो मेरे लिए वो रोज की बात थी, लेकिन कनी उस रात के बाद से मेरे साथ सीरियस हो गई थी और मुझ पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। हालांकि कुछ टाइम तक मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और मैसेजेस करती रही, जिसके बाद मैंने भी उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया और आखिरकार उसके मैसेजेस और कॉल्स आने बंद हो गए। लेकिन फिलहाल मुझे पता चला कि कनी ने अपनी जान ले ली, तो मैं उस दिन उसके घर गया था जहां आप मुझे मिले थे। हालांकि मुझे पता है कि हमारे रिलेशन की वजह से उसने अपनी जान नहीं ली होगी और इसके पीछे कोई और वजह है, लेकिन सच ये है कि मैं उस वजह को जानना भी नहीं चाहता। मैं तो बस कनी से छुटकारा चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे लगातार परेशान कर रही है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हाइप बटन को दबाना मत भूलना। अब ये सुनकर मधुसूदन के कान खड़े हो जाते हैं और वो पूछता है, परेशान कर रही है से तुम्हारा मतलब क्या है? तो रोहन उसे सारी चीज डिटेल में बताता है, जो भी कुछ उसके साथ पिछले दिनों से होता आ रहा है। आखिर में मधुसूदन पूछता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो इतने में सामने रखा एक चाय का कप टूट जाता है, जिसके बाद मधुसूदन का फोकस फिर से वहीं पहुंच जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि फिर से कोई बुरी खबर मिलने वाली है। पर तभी रोहन उससे कहता है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हो। आप कनी के घर वालों से कहो कि वो उसके आत्मा की शांति के लिए पूजा वगैरह करवाएं, ताकि वो जिस चीज से भी परेशान है उससे उसे शांति मिल जाए और वो मुक्त हो जाए, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही गुस्से में है और पता नहीं क्यों मुझे मारना चाहती है। इस पर मधुसूदन कहता है कि कनी की मौत को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए रीति रिवाज के हिसाब से 13वें दिन उसका आखिरी रिचुअल होगा। इसलिए मेरे कहने या ना कहने से उसके घर वाले कुछ भी आगे पीछे नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा। 13 दिन के बाद उसकी आत्मा अपने आप शांत हो जाएगी। इस तरह अब रोहन ना तो रोज ठीक से सोता है और ना ही ज्यादा कुछ काम करता है। वो बस 13 दिन पूरे होने का वेट करता है और जिस दिन कनी का आखिरी रिचुअल था उसे वो अपनी आंखों से देखने भी जाता है कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं। और जब सब काम पूरा हो जाता है तो वो वापस अपने रूम पर आता है, सब कुछ ठीक से चेक करता है और चादर को हटाकर भी चेक करता है, लेकिन अब उसे कनी का कोई साइन नहीं दिखता। जिसके बाद वो आखिरकार इतने दिनों की बेचैनी के बाद चैन की नींद सोता है। फिर उठने के बाद वो शॉवर लेने जाता है और फिर से शाम की पार्टी में शामिल हो जाता है। यहाँ पार्टी में आज वो कनी के भाई बंटी को भी इनवाइट करता है, जिसके बाद दोनों ड्रिंक और स्मोक करते हुए एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब रोहन उससे उसके काम और करियर के बारे में पूछता है, तो बंटी कहता है कि मैं तैयारी में लगा हूँ, जल्दी ही मेरी जॉब लग जाएगी और मैं सेटल हो जाऊंगा। ये सुनकर रोहन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। ऐसा कहते हुए वो बंटी से उसका मोबाइल नंबर पूछता है,
ताकि उसको सपोर्ट करने के लिए वो उसे कुछ पैसे भेज सके। अब असल में वो ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं कनी को लेकर गिल्ट था, जिसे वो उसके परिवार की मदद करके कम करना चाहता था, और इसीलिए उसने बंटी को पार्टी ज्वाइन करने के लिए भी बुलाया था। लेकिन बात करें बंटी की तो उसे ये सब पसंद नहीं आता, और वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें कोई बेचारा लगता हूँ जो मुझे इस तरह पैसे भेजोगे? मैं अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ, मैं अकेले ही कैपेबल हूँ। ये सुनकर रोहन समझ जाता है कि बंटी का ईगो हर्ट हो गया है, इसलिए वो कहता है कि भाई मेरा वो मतलब नहीं था। तो बंटी एकदम से कहता है कि फिर क्या मतलब था? आखिर तुम मुझे पैसे क्यों भेज रहे थे? फिर रोहन उसे शांत होने के लिए कहता है, जबकि बंटी लगातार अपनी आवाज ऊंची करते हुए उससे बहस करने लगता है। इतने में रोहन उससे कहता है कि छोड़ो भी, क्या बचपना कर रहे हो? मैंने कहा ना मेरा वो मतलब नहीं था। और ऐसा कहते कहते जैसे ही वो बंटी का हाथ पकड़ता है तो बंटी अचानक से रोने लगता है। रोहन पूछता है, अब रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? पर बंटी उसे कोई जवाब नहीं देता, बस रोते ही जाता है। ये देखकर रोहन को लगता है कि शायद ये कनी की वजह से इमोशनल हो गया है, इसलिए वो उसके लिए खुद ड्रिंक बनाने जाता है। पर जैसे ही वो ड्रिंक बनाना शुरू करता है वैसे ही उसे उन घुंघरुओं की आवाज वापस से आने लगती है, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि अभी अभी कोई उसके पास से होकर गुजरा है। इतने में जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो नोटिस करता है कि उस स्पिरिट ने बंटी की कॉलर पकड़ रखी है और शायद वो उसे पीछे गिराने वाली है। ये देखकर वो उसे बचाने भागता है, लेकिन जब तक वो स्पिरिट बंटी को पीछे धकेल देती है। हालांकि उसके गिरते गिरते रोहन उसके पैर पकड़ लेता है, पर इसके बावजूद बंटी का सिर पहले दीवार में लगता है, जिससे उसके सर से खून बहने लगता है और फिर वो रोहन के हाथ से फिसल जाता है, जिसके बाद उसका जबड़ा और दोनों हाथ और टांगे इतनी बुरी तरह से टूट जाती हैं जो सोची भी नहीं जा सकती। अब रोहन उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां वो जिंदा तो बच जाता है, लेकिन उसकी शक्ल और शरीर दोनों भयानक हो चुके थे। इतने में वहां मधुसूदन और बंटी के घर वाले भी आ जाते हैं, जिसके बाद मधुसूदन अकेले में रोहन से कहता है कि आखिर ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा था और ये वहां कैसे पहुंचा? तो रोहन कहता है कि मैंने ही उसे पार्टी में इनवाइट किया था ताकि वो थोड़ा चिल कर सके। तभी मधुसूदन कहता है कि वो तो अच्छा है कि उसने ड्रिंक कर रखी थी, जिससे पुलिस को ये लगा कि वो खुद गिरा होगा, वरना तुम फंस जाते और पुलिस तुम पर केस कर देती। अब रोहन वहां से वापस आ जाता है और कनी की उस हेयर पिन को ड्रॉर से निकालकर उसे हाथ में लेकर यही सोच रहा होता है कि आखिर इस कनी का क्या किया जाए। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि उस हेयर पिन के बंद और खुलने से हर बार घर की लाइट ऑफ हो रही थी, जिस पर रोहन का ध्यान नहीं था, क्योंकि वो इस वक्त पिन को देखकर यही सोच रहा था कि इस कनी का क्या किया जाए। पर उसके आखिरी फ्लिप के साथ पूरे घर की लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। अब उसे किसी के हॉल में होने का एहसास होता है, तो वो नीचे हॉल में आ जाता है और मोबाइल की टॉर्च से इधर उधर देखने लगता है। इतने में उसका किचन का नल ओपन हो जाता है, तो वो उसे बंद करने आगे बढ़ता है, लेकिन बंद करते ही पास रखी प्लेट्स जमीन पर गिरने लगती हैं और रोहन को अपने चारों तरफ उस स्पिरिट के होने का एहसास होता है। फिर रोहन को समझते देर नहीं लगती कि ये किसका काम होगा, क्योंकि अब उसे घुंघरुओं की आवाजें आने लगती हैं। पर इतने में उसे पर्दे पर किसी की परछाई नजर आती है और अगले ही पल उसे सीढ़ियों के ऊपर किसी का साया नजर आता है। लेकिन एक मिनट, देखने में तो ये कोई आदमी लग रहा था, जबकि रोहन इसे तब से कनी समझ रहा था। रोहन नोटिस करता है कि ये आदमी बहुत ही दुबला पतला है और जिन घुंघरुओं की आवाज रोहन तब से सुन रहा था वो इसी आदमी ने पहन रखे थे। फिर वो आदमी उसे इशारा करके वहां से चला जाता है और एकदम से सब नॉर्मल हो जाता है। अब ये चीज रोहन को और भी कंफ्यूज कर देती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले दिन रोहन मधुसूदन को अपने घर पर बुलाता है और उसे बताता है कि जिसे हम कनी समझ रहे थे असल में वो कोई और है, और वो भी कोई आदमी एकदम दुबला पतला जिसके पैर में घुंघरू बंधे हैं। ये सुनकर मधुसूदन भी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि कहीं ये सब तुम्हारे घर का ही तो कोई नहीं कर रहा? आखिर ये घर तुमने कब बनवाया? क्या इसमें किसी की मौत हुई थी? कहीं ये घर ही हॉन्टेड तो नहीं? लेकिन रोहन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये घर मेरे पापा ने बनवाया था और मैं कई सालों से इंडिया आकर यहीं रुक रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। फिर मधुसूदन पूछता है कि क्या इस बार इंडिया आने के बाद तुम किसी कब्रिस्तान, फ्यूनरल पॉइंट या शमशान घाट पर गए थे? तो रोहन कहता है मैं कहीं नहीं गया। हाँ, लेकिन उस दिन जब आपसे मिला था तो वहीं कनी के घर गया था, उसके अलावा कहीं और नहीं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब वो कनी के घर गया था तो वहां से उसकी हेयर पिन ले आया था। और जैसे ही वो ये बात मधुसूदन को बताता है तो मधुसूदन कहता है कि तुमसे यही गलती हुई है। आखिर एक मरे हुए इंसान की चीज को तुम अपने घर पर क्यों ले आए?
वो कहता है कि हेयर पिन एक ऐसी चीज है जो एक लड़की डेली इस्तेमाल करती है, इसीलिए कनी से ये हेयर पिन जुड़ी हुई है जिसे तुम अपने साथ ले आए थे। पर रोहन कहता है कि वो स्पिरिट तो एक आदमी की थी, फिर उसका इस हेयर पिन से क्या लेना देना। जिस पर मधुसूदन बताता है कि उस आदमी के इस हेयर पिन से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन उसका लेना देना कनी के साथ होगा, जिस वजह से जब तुमने कनी की हेयर पिन उठाई तो वो चीज उसे पसंद नहीं आई और वो तुम्हारे पीछे पड़ गया। रोहन पूछता है कि आखिर ये आदमी है कौन जो कनी से जुड़ा हुआ है। तो इसी सवाल के जवाब को ढूंढने ये दोनों अब कनी के घर जाते हैं। अब सबसे पहले रोहन वहां जाकर उस हेयर पिन को वापस उसी की जगह पर रख देता है और फिर अपनी छानबीन में उन्हें पता चलता है कि कनी के रूम से उसके घुंघरू गायब थे। फिर मधुसूदन पूछता है कि क्या तुम्हें कभी कनी ने अपने किसी बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था, या किसी ऐसे आदमी के बारे में जिसके वो काफी करीब हो, या वो उसका पास्ट रह चुका हो। तो रोहन कहता है नहीं, उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और मुझे लगता भी नहीं कि वो किसी के साथ रिलेशन में रही होगी, वरना ऐसा होता तो पहली ही बार में वो मुझसे इतनी क्लोज नहीं होती। लेकिन इस आदमी का पता तो इन लोगों को लगाना ही था, इसीलिए ये दोनों अब वहाँ की मेड से बात करते हैं, क्योंकि घर वालों से ये पूछना सही नहीं होता। लेकिन वो मेड भी यही कहती है कि कनी तो सीधी साधी लड़की थी, उसका किसी लड़के के साथ कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अगर होता तो घर में सभी को पता होता, या कम से कम मुझे तो पता ही होता। इसके बाद ये दोनों अगले दिन अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने का डिसाइड करके अपने अपने घर चले जाते हैं। पर रोहन अपने घर नहीं जाता, बल्कि वो घर के अंदर से अपना बैग मंगवाता है और अपने किसी दोस्त के पास रुकने चला जाता है, ताकि अपने घर में उसे फिर से उस आदमी का सामना ना करना पड़े। लेकिन उधर जब मधुसूदन रात के वक्त अपना डिनर करने बैठता है तो अचानक उसे किसी के आसपास होने का एहसास होता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके हाइप बटन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इससे आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। वेल, कमिंग बैक टू दी स्टोरी। अब यहाँ मधुसूदन को किसी के आसपास होने का एहसास होता है और इस बारे में वो सोच ही रहा होता है कि इतने में अचानक उसके घर की खिड़की अपने आप ओपन होने लगती है। पर तभी उसकी वो सफेद बिल्ली वहां से गुजरती है, तो उसे लगता है कि तेज हवा और उस बिल्ली की वजह से खिड़की ओपन हुई होगी। लेकिन इतने में अचानक उसके सामने वाली कुर्सी पीछे खिसक जाती है। ये देखकर वो एकदम से जाम हो जाता है और सामने की तरफ देखता रहता है। लेकिन इतने में वो कुर्सी और पीछे खिसक जाती है, जिसके बाद वो फौरन भागकर अपने पूजा वाले कमरे में चला जाता है और वहां दिया जला देता है। फिर उसे भी घुंघरू की आवाज आती है और वो स्पिरिट उसके पूजा के कमरे के बाहर तक भी आ जाती है, लेकिन वो उसके अंदर तक नहीं जा पाती और वापस लौट जाती है। जिसके बाद मधुसूदन फौरन बाहर आकर अपने ऊपर नमक छिड़कने लगता है और पूरे घर में नमक का छिड़काव करने लगता है, ताकि बुरी शक्ति से उसका बचाव हो सके। इसके बाद वो अपनी माँ को चेक करता है कि उन्हें तो कुछ नहीं हुआ और फिर उसे चैन आता है। फिर अगले दिन ये दोनों कनी की डांस क्लास में जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि यहाँ कोई लड़का रहा होगा जो कनी के साथ रिलेशन में रहा होगा। लेकिन कनी की फ्रेंड यहाँ पर इनको बताती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। पर रोहन उससे पूछता है कि क्या कोई लड़का उसे कभी तंग किया करता था, खासकर कोई आदमी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं, तंग तो नहीं करता था, लेकिन एक बार मैं और कनी मार्केट गए थे और बारिश की वजह से एक जगह पर खड़े हुए थे। तभी सामने फोटो स्टूडियो पर काम करने वाला एक आदमी कनी को घूरे जा रहा था। अब उस दिन तो हम चले आए, लेकिन अगले दिन हमने नोटिस किया कि वो आदमी हमारी डांस क्लास के बाहर आकर भी कनी को घूरे जा रहा था। मैंने कनी से कहा कि इसकी पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, लेकिन कनी नहीं मानी और उसने ये चीज इग्नोर कर दी। रोहन पूछता है कि क्या वो आदमी दुबला पतला और लंबा था, तो वो लड़की हाँ कह देती है। जिसके बाद रोहन और मधुसूदन समझ जाते हैं कि यही वो आदमी हो सकता है जो कनी से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन आखिर इसकी मौत कैसे हुई होगी और आखिर ये कनी से कैसे जुड़ा? तभी मधुसूदन कहता है कि हमें उस फोटो स्टूडियो में जाकर उस आदमी के बारे में पूछना होगा कि वो कहाँ रहता है और उसके साथ क्या हुआ। अब उस शॉप का मालिक इन दोनों को बताता है कि हाँ, हमारे यहाँ एक ऐसा दुबला पतला आदमी काम तो करता था, लेकिन वो काफी अजीब था। एक तो वो बहुत ही स्लो था और ऊपर से कुछ ज्यादा ही पूजा वूजा करता था। मधुसूदन पूछता है कि फिर वो कहाँ गया और उसका नाम क्या था, क्या आप हमें उसका एड्रेस या फोन नंबर दे सकते हो? तो शॉप का मालिक कहता है कि उसका नाम फिलिप था और वो अक्सर दुकान के बाहर खड़े होकर पता नहीं किसका इंतजार करते करते हर वक्त चर्च की कुछ प्रेयर्स को दोहराता रहता था और कागजों में उस प्रेयर के बारे में बार बार लिखता भी रहता था। मेरे पास उसका एड्रेस तो नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका नंबर दे सकता हूँ। अब नंबर लेने के बाद रोहन पूछता है कि जब वो इतना धार्मिक था तो आपने उसे जॉब से क्यों निकाल दिया? तो वो आदमी कहता है कि मैंने उसे नहीं निकाला, वो तो उसकी जॉब सऊदी में लग गई, इसलिए वो खुद ही चला गया। फिर रोहन पूछता है कि क्या आपके पास वो कागज हैं जिस पर वो उन प्रेयर्स को लिखा करता था?
तो वो आदमी उन दोनों को वो प्रेयर्स लाकर दे देता है। और जब ये दोनों उस टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और ऊपर से वो नंबर भी नहीं लगता जो इस शॉप वाले ने दिया था। तभी मधुसूदन को याद आता है कि कनी के घर में जो मेड थी उसने बताया था कि उसका बेटा भी सऊदी में नौकरी करता है। इसलिए एक उम्मीद थी कि जिस एजेंट ने इस मेड के बेटे को सऊदी भेजा होगा वो फिलिप को भी जानता होगा, क्योंकि फिलिप इसी शहर से सऊदी गया था। इसलिए अब वो उस एजेंट के बारे में पता करने के लिए उस मेड के घर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ मधुसूदन उन प्रेयर्स को लेकर चर्च चला जाता है ताकि वो उन प्रेयर्स का मतलब समझ सके। फिर मेड के घर आकर रोहन पूछता है कि आंटी, आपका बेटा मनु सऊदी में नौकरी करता है ना? तो जिस एजेंट ने उसे सऊदी भेजा उस एजेंट का नंबर आपके पास होगा क्या? तो ये सुनकर वो मेड कहती है कि हाँ शायद होगा, और ऐसा कहकर वो अंदर चली जाती है। इधर हम मधुसूदन को देखते हैं जिसको फादर बताते हैं कि फिलिप डेली यहाँ आया करता था और प्रेयर किया करता था। साथ ही वो चर्च की लाइब्रेरी में तरह तरह की किताबें भी पढ़ता रहता था। इसके बाद जब मधुसूदन उन्हें वो प्रेयर्स दिखाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो डीएस ईरे के बारे में लिखा है, यानी जजमेंट डे। अब ये सुनकर मधुसूदन पूछता है कि क्या आपके पास फिलिप का कोई फोटो है? तो फादर उसे पिछले क्रिसमस का एक ग्रुप फोटो दिखाते हैं जिसमें फिलिप का फोटो भी होता है। अब ये फोटो देखकर मधुसूदन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि उस आदमी को अक्सर उसने कनी के घर के आसपास देखा था और वो कोई और नहीं बल्कि उसी मेड का बेटा मनु था, यानी मनु ही फिलिप्स था। ये जानते ही मधुसूदन समझ जाता है कि अब रोहन की जान खतरे में है, इसलिए मुझे फौरन फिलिप्स के घर जाना होगा। उधर रोहन जब मेड का वेट करते करते घर के अंदर चला जाता है तो उसे वहाँ पर फिलिप्स नाम के आदमी की कई ट्रॉफीज दिखती हैं, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि मनु ही फिलिप्स है। अब इसी बीच उसे एक कमरे से रोशनी आती हुई दिखाई देती है जिसका दरवाजा असल में बंद था। इसलिए जब वो उस रूम को ओपन करता है और आगे बढ़कर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उसके सामने फिलिप्स यानी मनु की बॉडी होती है जिसको किसी ने वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा हुआ था, और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। दूसरी तरफ नजर घुमाने पर रोहन को वहाँ कनी का काफी सामान भी रखा हुआ दिखता है, और साथ ही वो नोटिस करता है कि कनी के घुंघरू असल में इस वक्त फिलिप के पैर में बंधे हुए थे। अब इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता वो मेड आकर उसे बैट से वार करके बेहोश कर देती है। और दोस्तों, यहाँ आता है इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ फिलिप की माँ सारे राज उजागर करती है। वो बताती है कि लंबे समय से फिलिप्स कनी को चाहता था, लेकिन एक दिन पता चला कि फिलिप को कैंसर है, जिसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि वो अब कनी को कभी अपने बारे में नहीं बताएगा और अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन सिर्फ कनी को देखकर ही गुजारेगा। यानी यही वजह थी कि वो हमेशा उसको देखता रहता था, जबकि कनी और उसकी फ्रेंड को लगता था कि वो उनको घूरे जा रहा है। अपने आखिरी वक्त में वो जजमेंट डे वाली प्रेयर्स को पढ़ा करता था, और फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने बेटे को काला जादू से अपने पास रखने की कोशिश की। वो जानती थी कि फिलिप्स कनी को चाहता था, इसलिए उसकी रूह को इस दुनिया में रोकने के लिए उसे कनी की जरूरत होगी। इसलिए वो कनी की चीजों को धीरे धीरे चुराकर अपने घर ले आई थी, जिससे फिलिप्स उनसे ऑब्सेस्ड होकर इसी रियल्म में रुक जाए। और ऐसा हुआ भी था। साथ ही उसकी माँ ही थी जिसने कनी के घुंघरू फिलिप के पैर में बांधे थे, जिससे फिलिप को हर वक्त कनी के पास होने का एहसास होता रहे। पर बाद में हुआ ये कि कनी ने भी अपनी जान ले ली, जिसके बाद फिलिप्स की स्पिरिट उससे सीधे तौर पर जुड़ गई। और इसके बाद जब रोहन कनी की हेयरपिन अपने साथ ले आया तो फिलिप को ये चीज अच्छी नहीं लगी और वो रोहन के पीछे पड़ गया। और मेड को ये पता चल गया था कि मधुसूदन इस सब में रोहन की मदद कर रहा है, तो उसने अपने बेटे की स्पिरिट को मधुसूदन के पास भी भेज दिया ताकि मधुसूदन डर जाए और रोहन से दूर रहे। खैर, इसके बाद वो मेड अपने घर के बाड़े में एक गड्ढा खोदने लगती है ताकि उसमें बेहोश रोहन को दफना सके, जबकि दूसरी तरफ मधुसूदन लगातार रोहन को कॉल किए जा रहा था। पर कॉल ना लगने पर वो समझ चुका था कि रोहन के सामने सच आ चुका होगा और वो खतरे में होगा। इस तरह जब वो मेड के घर आता है तो उसे गड्ढा खोदते हुए देख लेता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके हाई बटन को दबाना मत भूलना। इस तरह से आप हमें मदद कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचने में। खैर, कमिंग बैक टू दी स्टोरी। अब मधुसूदन जब मेड के घर आता है तो वो उसे गड्ढा खोदते हुए देख लेता है। फिर वो नोटिस करता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, जिसके बाद वो अंदर जाकर रोहन को जमीन पर बेहोश देखता है। अब वो रोहन को उठाता है और तभी उसकी नजर फिलिप्स की बॉडी पर पड़ती है, जिससे वो सारा मामला समझ जाता है। इसके बाद वो अपने हाथों से उन घुंघरुओं को खोलने लगता है, लेकिन वो इतने टाइट थे कि उससे नहीं खुलते।
फिर वो रोहन से कहता है कि कोई धारदार चीज ढूंढो जिससे इसे काटा जा सके। अब रोहन चाकू ढूंढने कमरे से बाहर चला जाता है और इतने में उस कमरे के अंदर फिलिप्स की आत्मा आ जाती है। ये महसूस होते ही मधुसूदन वहाँ से बाहर भागता है, लेकिन फिलिप्स की स्पिरिट दरवाजा बंद कर देती है। उधर रोहन को चाकू मिल जाता है, लेकिन तभी वो मेड फिर से रोहन पर हमला कर देती है। अब खुद को डिफेंस करते हुए रोहन उसे एक धक्का देता है, जिससे वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद रोहन देखता है कि मधुसूदन को फिलिप की स्पिरिट पूरी तरह से पोजेस कर चुकी है, इसलिए वो बिना वक्त गवाए घुंघरुओं की डोरी को काटने लगता है और आखिर में उसे फिलिप के पैर सहित काट लेता है। फिर वो एक पल बिना गवाए उस पैर को घुंघरू के साथ सीधा चिमनी में डालकर जला देता है, जबकि फिलिप्स की माँ बस रोते हुए उसे देखती रहती है। उसके ऐसा करते ही मधुसूदन के ऊपर से वो पोजीशन चला जाता है और एट द सेम टाइम उस रूम में आग लग जाती है। फिर रोहन मधुसूदन को सेफली बाहर लेकर आता है, जिसके बाद वो पूरा घर जलने लगता है। इस बीच रोहन देखता है कि वो मेड बाहर नहीं आई है, इसलिए वो उसे लेने अंदर जाता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे बाहर चलने को कहता है। फिर सब बाहर आ जाते हैं और आखिर में वो घर जलकर भस्म हो जाता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद मूवी के अगले सीन में हम भूता कालम के साइकेट्रिस्ट जॉर्ज को देखते हैं, जो मधुसूदन के पास आते हैं। वो मधुसूदन को भूता कालम वाले घर के बारे में बताता है कि उसमें कोई एंटिटी है और फिलहाल में वहाँ एक बेटा और माँ किराए पर रहते थे, जो अब उस घर को छोड़कर जा चुके हैं। इसलिए हमें उस एंटिटी को वहाँ से हटाने में आपकी मदद चाहिए। तो मधुसूदन इसके लिए हाँ कह देता है। दोस्तों, अगर आपने भूता कालम मूवी नहीं देखी तो अभी जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ ऊपर आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा। खैर, मूवी के एंड में हम देखते हैं कि रोहन यूएस के लिए रेडी हो चुका था और अपना बैग पैक करके बस निकलने ही वाला था, पर इतने में उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। पर इस बार वो आवाज सिर्फ पैरों की थी, यानी उसमें घुंघरू नहीं थे। तभी उसे बेड का हिस्सा प्रेस होते हुए दिखता है और साथ में बेड पर वही कनी वाली हेयर पिन भी दिखाई देती है। ये देखते ही वो फौरन उस चादर को उठाकर बेड के कॉर्नर पर डालता है, जिसमें उसे किसी लेडी की प्रेजेंस फील होती है और धीरे धीरे वो उस चादर को हटाता है और उस चीज को देखता है कि तभी ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मूवी से जुड़े सभी फैक्ट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले सवाल ये आता है कि आखिर इस सब में कनी का क्या रोल था। आखिर में वो मरी कैसे और क्या वो भी फिलिप्स की आत्मा के साथ रोहन के आसपास थी? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जैसा कि हम शुरू में देखते हैं कि पहली रात जब रोहन सो रहा था तो उसकी बालकनी से कोई अंदर आया था, लेकिन उसने उसे हार्म नहीं किया, तो वो जरूर कनी ही थी। लेकिन अगले दिन जब कनी आई और उसने रोहन के पास आकर उसके बालों पर हाथ फेरा, तो इतने में वहाँ फिलिप की स्पिरिट भी आ गई, जो कि उससे जुड़ी हुई थी, और उसके बाद रोहन की जिंदगी में भूचाल शुरू हो गया। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि जहाँ फिलिप्स उसे मारने पर तुला था, वहीं कनी उसे बचा रही थी, वरना जिस रात उस पर हमला हुआ फिलिप्स उसी रात उसे मार सकता था। इसका मतलब वो दोनों ही रोहन के घर में मौजूद थे, पर पहले कनी आई थी क्योंकि रोहन उसकी हेयरपिन ले आया था। अब बात आती है कि कनी मरी कैसे। तो इसका सबसे सेटिस्फैक्टरी जवाब ये हो सकता है कि मेड ने काले जादू से किसी तरह से अपने बेटे की आत्मा को बांधा था। ठीक वैसे ही उसने काले जादू की मदद से कनी को मारा होगा या मरवाया होगा। अब मरवाया होगा ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे शक है कि ये काम उसने काले जादू के जरिए या फिलिप के जरिए बंटी से करवाया होगा, क्योंकि शुरू से लास्ट तक बंटी हमें काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। और याद है उस दिन वो कितना रोया था जब रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तो भले ही उसने अपनी बहन को पोजेस होकर मारा हो, लेकिन उसे वो चीज याद थी, और यही वजह थी कि मूवी में उसे बार बार अपनी सिस्टर के विजन्स भी आ रहे थे, जैसे वो किसी बात को जानता हो और उस चीज से डर रहा हो। लेकिन यही चीज इस थ्योरी को भी जन्म देती है कि उसके भाई ने उसे बिना काला जादू के वैसे ही किसी वजह से मारा हो, क्योंकि वो अक्सर मूवी में किसी साइको की तरह ही दिखाया गया था। अब बात आती है कि आखिर बंटी को किसने मारा? तो इसका जवाब है फिलिप्स, क्योंकि फिलिप्स भी जानता होगा कि कनी को उसके भाई ने ही मारा है, इसलिए वो उससे बदला लेने आया था, जिस वजह से उसने उसे मार दिया। यानी कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कनी को मेड के काले जादू ने नहीं मारा था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो पहले ही उसे मार देती जब फिलिप शुरू में मरा था। इसके बाद आते हैं मधुसूदन पोट्टी पर, जिसका सीधा लिंक ब्रह्म युगम मूवी से देखने को मिलता है। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि ब्रह्म युगम मूवी में जो कैरेक्टर था उसका नाम था कोडुमन पोट्टी, जिसके पास कई तरह की शक्तियां थी। तो ये मधुसूदन पोट्टी असल में उसी के वंशज का था, क्योंकि इसकी हिंट हमें पोट्टी के घर पर देखने को मिलती है। जब हमने उसके घर पर उसके एंसेस्टर की फोटो देखी थी, जो हूबहू कोडुमन पोट्टी लग रहा था,
और शायद यही वजह होगी कि उसे हर चीज का एहसास दूसरे से ज्यादा और जल्दी हो जाता था। फिर आते हैं आखिर में कि बिस्तर पर कौन था। तो मेरे हिसाब से वहां कनी थी, जो आखिर में फिलिप्स के आजाद होने के बाद इस दुनिया में बसी रह गई थी, क्योंकि वो रोहन को दिल से ज्यादा चाहती थी। इसलिए उसके मोह ने उसे मुक्त होने से रोक लिया होगा। ये चीज इसलिए भी कंफर्म होती है क्योंकि आखिर में जब वो आई थी तो रोहन को घुंघरुओं की आवाज नहीं आई, ठीक सबसे पहले बालकनी वाले सीन की तरह, यानी कि ये कनी ही थी। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके पास कोई और थ्योरी हो तो आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को हाइप देकर लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत मेहनत लगती है। बाकी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं मिलूंगा अगली वीडियो में ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।